ये क्वेश्चन छोड़ा भी था कि अटेम्प्ट करना करा। तो क्या था क्वेश्चन कि जैसे मान लेते हैं कि एक बिलियर्ड्स टेबल है ना, बिलियर्ड्स टेबल जिसमें स्टिक से बॉल को हिट करते हैं, ठीक है ना, तो जिसके डायमेंशन दे रखा है 10 और 7, ठीक है ना। अब उसमें क्वेश्चन ने कहा कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5, वहाँ पर बॉल को हिट किया गया, सामने वाली वॉल पे टकरा के ये लोग बिलियर्ड टेबल, कैरम बोर्ड, ये सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होके और दूसरी वाली वॉल पे गया और फिर वापस बी पर आके रेस्ट पे आ गया, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि हमें सी और डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कैसे निकालें, ठीक है ना। तब देखो इसका हमने क्या रास्ता निकाला, क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करते, वापस मैं फिगर कॉपी कर लेता हूं। और देखो जैसे कि हमने ये वाले क्वेश्चन को रिजॉल्व किया था, एकदम सेम तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, अगर आप एक ही इमेज लेते हो विथ रेस्पेक्ट टू ये मिरर, है ना, तो वो इसी के एक्सटेंडेड पार्ट पे तो पीछे जाएगा, है ना। और वैसे ही अगर आप बी की इमेज लेते हो विथ रेस्पेक्ट टू ये मिरर, तो वो भी उसके एक्सटेंडेड पार्ट पे आएगा, है ना, अगर मिरर का इमेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो देखो क्या होगा। यहां से जरा देखो, तो मैं एक की इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन लेना चाह रहा हूं, तो देखो इधर ऐसे पीछे जाएगा, ठीक है ना, और इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो मीट किया ये अपने क्या है, इमेज है किसकी, ए की, विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन y को 7, तो मैं इसको बोल दूंगा a डैश, ठीक है ना। अब a डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो जरा सोचो, ऐसे तो हमने इमेज के दो तरीके सीखे, एक तो प्रॉपर तरीके से निकाल लो, एक मैंने कहा शॉर्टकट, ठीक है ना। बट अगर x एक्सिस पे इमेज देखना है, y एक्सिस पे इमेज देखना है, y इक्वल्स टू x लाइन पे इमेज देखना है, y इक्वल्स टू -x लाइन पे इमेज देखना है, या कोई फ्लैट लाइन पे इमेज देखना है, या वर्टिकल लाइन पे इमेज देखना है, तो वहां किसी मेथड की जरूरत नहीं है, वहां आप फील से उसका काम कर सकते हो। अब फील क्या, जरा देखो तो बताओ, इस लाइन पे ऑर्डिनेट क्या है 7, और यहां पर ऑर्डिनेट क्या है 5, इसका मतलब यहां से ये कितना नीचे है, 2 यूनिट, तो इमेज क्या होगा 2 यूनिट ऊपर, नहीं, तो किसी फॉर्मूले की जरूरत एक्चुअली नहीं है। आप मजे से इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, एब्सिसा तो वही रहेगा 1, है ना, और ऑर्डिनेट हो जाएगा 7 से बढ़ के 9, ठीक है। सिमिलर टेक्निक बी की जैसे ही हम इमेज लेंगे, है ना, तो बी की जैसे ही इमेज लेंगे तो वो अपने ये जो सी डी का एक्सटेंडेड पार्ट है उस पर कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर ये अपने पास हो गया बी डैश, ठीक है। अब ये बी डैश है। अब फिर वही बात देखो, इस वाली लाइन पर एब्सिसा कितना है 10, यहां पे एब्सिसा कितना है, मतलब हम कितना पीछे आए हैं 2, तो आगे कितना जाएंगे 2। तो अगर हम ये बात समझ गए तो हम बी डैश के कोऑर्डिनेट्स मजे से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 10 से 2 आगे कर दो और 12,2। अब कुछ मजेदार दिखा क्या, मजेदार क्या दिखा कि सी डी जो लाइन है उस पर हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, कौन कौन, ए डैश और बी डैश। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी, नहीं, तो आप यहां से मजे से कह सकते हो कि देयरफॉर, ये जो हम फिगर समझे तो यहां पे हम बोलेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू सी डी, है ना, लाइन पे 2 पॉइंट पता है ना, तो हम यहां पर कोई भी एक पॉइंट का यूज कर लेते हैं, जैसे 1,9 का यूज करोगे तो y - 9 इक्वल्स टू 9 - 2 अपॉन और x - 1, है ना। अब अगर हमें c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो c का ऑर्डिनेट तो साथ ही रहेगा, बोलो, क्योंकि ये कौन सी लाइन है y = 7, तो
तो c का ऑर्डिनेट तो 7 रहेगा, इसका मतलब जैसे ही आप इसमें y को 7 रखोगे और x निकालोगे तो आपको किसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, c के। नहीं, तो जैसे आपने y को 7 रखा तो ये हुआ क्या ज़रा देखना, -2 और ये लिखा हुआ है -7 और अपॉन 11, नहीं, और इंटू x -1, ठीक है। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो 22/7 + 1 यानी कि कितना, 29/7। तो देयरफॉर यहाँ से हम किसके कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे, c के कोऑर्डिनेट्स क्या बोलेंगे, 29/7, ऐसे ही हमें अगर d के कोऑर्डिनेट चाहिए तो d पर देखो एब्सिसा सेट है, कितना होगा 10, है ना। तो अब उसमें अगर हम x की जगह 10 डालेंगे तो ये क्या बना ज़रा देखना, y -9 और इक्वल्स टू -7/11 और 10 - 1 यानी कि 9, ठीक है ना। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या बोल देंगे, तो उधर जाके क्या -63 और +99/11, ठीक है ना। अब 99 - 63 कितना हो गया, कितना 36, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 36/, ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर d के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने कितने, 10, ठीक है ना। तो जैसे ही हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज देख लिए तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अब इसके बाद अच्छा, इस हेडिंग के अंदर हम क्या क्या ध्यान दो, इस हेडिंग के अंदर हम क्या क्या सीख चुके हैं, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं। तो उस पॉइंट को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, मॉड लगा दो और अपॉन रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का, और फिर हमने सीखा फुट निकालना और इमेज निकालना, तरीके से भी एक शॉर्टकट से भी, ठीक है। शॉर्टकट की प्रैक्टिस कर ली, नहीं करी तो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां से देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, है ना। तो देखो आपके सामने 2 पैरेलल लाइंस लिखे हुए हैं और गौर करो इसका ये वाला पार्ट तो सेम होगा क्योंकि स्लोप सेम होता है, ये तो मैं सिखा भी चुका हूं, है ना। तो ax + by + c1 = 0 और ax + by + c2 = 0, 2 पैरेलल लाइंस है। अब हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब हम यहां पर एक ऐसे सेगमेंट को ढूंढ रहे हैं जो दोनों पर परपेंडिकुलर है। मतलब अगर हम इसको h बोल रहे हैं तो हमें ये h चाहिए। अरे जल्दी आओ, क्लास तुम्हें ही कह रहा हूं, क्लास देखने के मोड में आओ, पीछे देख रहा है, देखो। अब हमें ये h का फॉर्मूला डिराइव करना है, कैसे डिराइव करें, तो एक काम करते हैं, पहले तो लॉन रखना सीखते हैं, ठीक है ना। तो लॉन क्या रखोगे जरा देखना, ये h का फॉर्मूला होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि ये पार्ट सेम हो, सेम नहीं भी हो सकता है। अरे भाई पैरेलल लाइंस है तो उसमें मैं कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दूं। अब मान लो एक लाइन है 3x + 4y, या यहीं सामने देखो यहां पर एक लाइन है 2x + 3y - 7 = 0, दूसरी लाइन है 4x + 6y - 3 = 0। देखो दोनों पैरेलल है लेकिन वो पार्ट सेम नहीं है, कोई मल्टीपल तो आ ही सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है कि अगर हम फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं तो ax + by वाला पार्ट दोनों लाइन में सेम रहे, नहीं है सेम तो डिवाइड करके बनाया जा सकता है। एक बार ये सेम हो गया तो h का फॉर्मूला बनेगा दोनों का जो कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, दोनों का कांस्टेंट पार्ट को घटा दो, मॉड लगा दो, और डिनोमिनेटर फिर से वही है जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में होता था, a² + b²। एक बार लर्न करिए तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला हो गया c1 - c2 का मॉड अपॉन रूट अंडर a² + b², c1 - c2 का मॉड अपॉन रूट अंडर a² + b², ठीक है। अब देखो, अब इसको डिराइव कैसे किया जाए,
ऑल्दो मैं फिर से कह रहा हूं डेरिवेशन कहीं नहीं चाहिए हमें, लेकिन डेरिवेशन हम करते इसलिए हैं कि इंस्टिंक्ट बने, है ना, एक सॉल्विंग इंस्टिंक्ट बने, थॉट प्रोसेस बने। तो घर पे भी जब आप रिवाइज करते हैं ना तो फॉर्मूला ओरिएंटेड मत रहिए, फॉर्मूला तो चाहिए ही चाहिए, है ना, लेकिन वो कैसे हुआ वो भी चाहिए, ठीक है ना। एसओटी से मैंने ये बात बोलनी शुरू की है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको हम डिराइव करते हैं। तो डिराइव करने के लिए मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है ए, इसको कुछ मैंने अपनी तरफ से मान लिया x1 y1, ठीक है। अब अगर मैंने अपनी तरफ से इसको x1 y1, अरे कहां देख रहा है, x1 y1 माना, तो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस लाइन। तो आपको तुरंत यहां पर एक इक्वेशन दिख रहा है, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन पे डालेंगे परपेंडिकुलर लेंथ तो पता है, उसका फॉर्मूला है अपने पास। तो हम ax1 y1 से इस लाइन पर जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसी को तो h बोल रहे हैं। तो हम इस h को क्या बोल सकते हैं, जरा देखो तो, इससे इस पर डाला गया परपेंडिकुलर, और उसका फॉर्मूला कैसे लर्न कराया है, पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट कर दो। तो पॉइंट को एक्सप्रेशन में पुट करो, ax1 प्लस by1 प्लस c2 का मॉड, और अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। और अब देखो यहां से इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं कि जो आपका ax1 प्लस by1 है उसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस सी। जरा देखो तो यहां से हम ax1 प्लस by1 को क्या लिख सकते हैं, इस जगह ले जाके रख दो, है ना। माइनस सी नहीं, सॉरी c1 है ना, c1 है तो माइनस c1। तो इस गोले की जगह ले जाके रखो माइनस c1, तो इस गोले की जगह ले जाके रखो माइनस c1, सॉरी। तो क्या होगा, देखो तो ये फॉर्मूला क्या बना, ये पार्ट माइनस c1 और प्लस c2 और अपॉन डिराइव हो गया क्या, मॉड लगा हुआ है तो कोई पहले कोई बाद में फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो एक बार तो लर्न होना चाहिए क्या, कि उनके कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस का मॉड अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें दो पैरेलल लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया, ठीक है ना। अब जैसे देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अच्छा, अरे ध्यान दो, कभी भी ऐसा पूछेगा तो ये पक्की बात होगी कि वो लाइंस पैरेलल होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों पूछेगा, अगर पूछ भी दिया तो वहां आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर यहां पूछ रहा है मतलब ये आपस में पैरेलल होंगे। जरा देखो इसका स्लोप कितना आ रहा है, -2/3, इसका भी स्लोप कितना आ रहा है, -2/3, लाइंस तो पैरेलल है ही। अब हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए h, हमें इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए h, मतलब हम एक ऐसे सेगमेंट की सोच रहे हैं जो दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अब ये h के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो पहले ये पार्ट सेम करो। तो ये पार्ट सेम करो, तो यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाले में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, तो ये बन गया 2x इक्वल्स टू 0, है ना। तो देयरफॉर अब हम h के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो c1 c2 घटा दो और नीचे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना -7 प्लस 3/2 और अपॉन रूट के अंदर 4 प्लस 9, ठीक है ना। तो अब जो भी हो जाए, यहां से देखो कितना आ जा रहा है, ऊपर तो आ गया -14 प्लस 3 मतलब 11, ऊपर हो गया 11 और अपॉन नीचे 2√30, ठीक है। अब देखो, अब इसको धीरे धीरे अप्लाई करना सीखते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है। तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है 3 लाइंस, देखो क्या कह रहा है, 3 लाइंस दिस फॉर्म 3 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अब देखो जैसे ही आपको एक क्वेश्चन में लाइंस की इक्वेशन दिखती है ना, तो अपने वो जो डिस्कशन है ना कि कोफिशिएंट्स का रेशियो, जिससे हमें पकड़ में आया था कि लाइंस कब तो पैरेलल होते हैं, कब कोइंसिडेंट होते हैं, कब इंटरसेक्टिंग होते हैं, सबसे पहले माइंड में वो रखना है। तो तुरंत मुझे दिखा कि ये और ये
पैरेलल है, साइमल्टेनियसली देखा ये उससे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे पकड़ में आता है? कोफिशिएंट स्विच होता है, बीच का साइन पलट जाता है ना। तो एक बार मस्त एकदम दिमाग में बिठाओ, देखते ही तीनों लाइंस हमें दिख गया, और दिख गया तो देखो आपके सामने ये सिनेरियो बना हुआ है, दो लाइंस तो आपस में पैरेलल और तीसरा उनसे दोनों से परपेंडिकुलर। अब ये बना हुआ है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लाइंस दिस दिस एंड दिस फॉर्म 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। मतलब ऐसे 2 स्क्वायर्स हैं जिनके 3 साइड ये हैं, तो हमें चौथे साइड की इक्वेशन चाहिए। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ दीज स्क्वायर्स, है ना। यहां साइड्स नहीं होगा, रिमेनिंग साइड ऑफ दीज स्क्वायर्स, ठीक है ना। तो आपको वो 2 स्क्वायर्स एकदम ऐसे यूं दिख जाने चाहिए। कैसे? तो देखो ये जितनी लेंथ है ना, उतनी ही लेंथ हम यहां पर सोच लेते हैं, है ना। और यहां से अगर देखा जाए तो एक आपको यहां कहीं बन रहा है, बोलो है ना, और ऐसे ही एक इधर कहीं बन रहा है, और वो 2 स्क्वायर्स हो गए। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दोनों रेड वाले लाइंस की इक्वेशन हमें निकालने कह रहा है। क्लैरिटी सबको? ठीक है, कितने लोग सोच लिए थे फिगर देखते ही? बढ़िया। तो अब जरा 30 सेकेंड सोचो कि मैं इन साइड्स की इक्वेशन निकालूंगा कैसे। ठीक है, मैं पॉज लेता हूं, मैं करता हूं। अब देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जरा देखना। ये रेड लाइन जो है वो इस वाली, ये रेड लाइन जो है वो इस वाली लाइन से क्या है? पैरेलल है ना। तो मैं इस लाइन को मान लेता हूं 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा। पहले ये बात कितने लोग सोचे? बढ़िया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कोई मुझे लैम्डा बता दे, है ना। तो लैम्डा बता दे कोई, तो ये कैसे होगा? तो देखो अगर ये स्क्वायर है तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच का भी होगा। कितने लोगों ने सोच लिया था? बढ़िया। बस ये इंपोज करते लैम्डा की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? 2। और वो 2 वैल्यूज क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक इसके लिए लैम्डा, दूसरा इधर वाले के लिए लैम्डा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? अब जरा देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इक्वेट करते हैं। तो देखो पहले ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट तो बराबर है ही, तो क्या लिखेंगे जरा देखना। तो C1 माइनस C2, तो C1 है लैम्डा, C2 है -4। C1 है लैम्डा, C2 है -4। तो देखो C1 माइनस C2, है ना, का मॉड और अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। और अब हम देखते हैं इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। तो C1 देखो क्या है? 3, C2 क्या है? -7। तो हम यहां से क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ C1 माइनस C2 और अपॉन a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब 4। अब अगर ये स्क्वायर शेप है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर, तो ये तो अपने पास डिनोमिनेटर तो कट गया, और यहां से हम देयरफॉर, और राइट साइड क्या लिखा है? 10। तो देयरफॉर हम यहां से क्या कह रहे हैं कि मॉड ऑफ लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 10, यानी कि लैम्डा प्लस 4 10, और तो लैम्डा कितना हो गया? 6 और -14, 6 और -14, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से इसका मतलब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द फोर्थ साइड, एक तो आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स 0, और दूसरा आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल्स 0, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं? जो हम सीखे उसको अप्लाई कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब देखो एक क्वेश्चन और है, क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2,3 which makes an intercept of 2 units between the lines 2x plus y equals to 5 and 2x plus y equals to 3। क्या पढ़ते पढ़ते पैरेलल फील हो गया? yes, बोलो फील होना चाहिए। देखो ना ये पार्ट सेम है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है?
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 2,3 विच मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स बिटवीन दिस लाइंस। तो ये जो दो पैरेलल लाइंस है, इनके अंदर जो पोर्शन पड़ रहा है वो कितने लेंथ का है? 2 यूनिट्स का। तो अब देखो यहां पे थॉट प्रोसेस क्या होगा, केयरफुली देखना। देखो हमने दोनों लाइंस बना लिए, ठीक है, और कह रहा है कि हमें 2,3 से पास करने वाली लाइन चाहिए, ठीक है ना, ये चाहिए जिसके ये पोर्शन इंटरसेप्टेड हो 2 यूनिट्स लाइंस के बीच। अब इसमें सबसे पहला डाउट आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे परपेंडिकुलर चला जाएगा। कितने लोगों ने सोचा अभी, है ना? तो ये हमें चेक करना चाहिए। अब ये कैसे चेक होगा? तो कुछ भी सोचने से पहले हमने क्या करा, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लिया, है ना? तो देखो मैं अगर इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूं, मैं अगर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूं h, तो हमने सबसे पहला रफ वर्क h का ही किया, जिससे हमें सोचने में आसानी होगी कि किस तरह से लाइन बनना है, ठीक है ना? तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, C1 का मतलब हो गया -5, C2 का मतलब हो गया -3, और कोफिशिएंट सेम है ही, तो क्या हो जाएगा C1 - C2 मतलब -3 + 5, या फिर बोल दो 5 - 3, बात एक ही है, ठीक है ना? C1 - C2 और अपॉन, क्या दिक्कत है, C1 हो गया -5, C2 हो गया -3, घटा दो, मॉड लगा हुआ है, बीच में तो माइनस साइन ही होगा ना, ठीक है ना? अब इसको 3 - 5 लिख दो या 5 - 3 लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है ना? तो अब और नीचे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 4 + 1, ठीक है ना? अब देखो यहां पे, तो ये कितना आया, जो कि 2 से मत करो, कितना आया 2/√5, जो कि 2 से छोटी चीज है। मतलब एक बात तो तय हो गया कि ऐसे परपेंडिकुलरली नहीं जा रहा है, ऐसे तिरछा जा रहा है, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो ये अपने पास कुछ ऐसा जा रहा है, ये क्लियर हो गया। और पता है फिर ये भी क्लियर हो गया कि इस तरह के कितने लाइंस होंगे, 2 होंगे, एक ऐसे चलेगा तो दूसरा ऐसे चलेगा, और कौन से पॉइंट से पास करना है, 2,3, है ना? अच्छा, इस बात से सॉल्विंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो 2,3 लाइंस पैरेलल लाइंस के अंदर कहीं है या बाहर है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? अपने को यूज बस क्या करना है कि लाइंस आर पासिंग थ्रू 2,3। तो अब देखो गिवन क्या हुआ कि इतना हिस्सा कितना है, 2 यूनिट है, इतना हिस्सा कितना है, हमें ये दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। अब इसको बोलते हैं क्वेश्चन का रफ डायग्राम सेट करना। अब दिमाग लगाते हैं हाउ टू सॉल्व, ठीक है? तो फिर यहां पे मैं 30 सेकंड पॉज लेता हूं, आप एक बार को, थोड़ा सा पहले से और बेहतर क्वेश्चन हो गया, पीछे वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें अब दिमाग लगेगा। तो देखो मैं यहां दिमाग क्या लगाता हूं, जरा देखना। तो ये परपेंडिकुलर हमें पता है कितना, यही तो h है, बोलो h कितना निकाल रखा है हमने, तो ये देखो ये 2/√5 है, ठीक है? और ये हिस्सा कितना है, 2 है, बोलो ये हिस्सा 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको मैंने बोल दिया थीटा। कितने लोग बात समझ चुके हो? अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, वो m वाला किया था ना, कि किसी पॉइंट से इतने एंगल पे इंक्लाइंड 2 लाइंस, बोलो ना। एक तो तुम लोग सेम डे सॉल्व करना, मतलब धोखे में मत रखना मुझे, फिर सब बिगड़ जाएगा। अब देखो यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हमें थीटा मिल गया। क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता है, क्या करते हैं, साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P/h। तो P/h का मतलब कितना हो गया, 1/√3 सीधा, बोलो 2/√3/2, बोलो ना 2/√3/2, कितना आ गया 1/3। तो अगर साइन थीटा पता है तो हमें tan थीटा पता है। सॉरी अरे क्या लिख दिया, 1/√5, सॉरी 1/√5, ठीक है? और साइन थीटा पता है तो हमें tan थीटा भी पता है, ठीक है ना? तो साइन थीटा पता है तो देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, पीबीएच टेक्निक से, तो कितना हो जाएगा, 1 है, √5 है तो
1/2 बोलो है ना। tan थीटा कितना आ गया 1/2। अब हम एक काम करते हैं, ये अपनी लाइंस की इक्वेशन क्या थी 2x + y = 5 और 2x + y = 3। तो आपको इनका स्लोप तो पता है कितना है -2, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना। और हम ये ब्लू वाले लाइन का स्लोप मान लेते हैं कुछ m, बोलो ठीक है ना। तो अब इन दोनों लाइंस के बीच एंगल कितना है थीटा, तो tan थीटा लगाते हैं। तो tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। और tan थीटा की वैल्यू आपको क्या पता है हाफ। तो tan थीटा की वैल्यू आपको हाफ पता है, तो हाफ और ये अलग अलग मॉड लगा दो, m - 2 का मॉड और अपॉन 1 - 2m का मॉड, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो m1 तो है m और m2 है -2। m1 फोकस रहो, m1 बोले तो m माइनस m2 बोले तो -2 अपॉन 1 + m1 × m, वही तो आएगा ना सॉल्व होके, ठीक है। अब यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या यूज कर ले हाफ, दोनों में मॉड अलग अलग इंपोज करो। तो न्यूमरेटर में क्या आया m + 2, डिनोमिनेटर में क्या आया 1 - 2m। अच्छा मुझे पता है, पक्की बात है, यहां से जो हम सॉल्व करें तो m की कितनी वैल्यू आएगी 2। तो अब इसको इधर उधर क्रॉस करो, तो क्रॉस करोगे तो क्या हुआ जरा देखो, तो 1 - 2m का मॉड = 2m + 4। तब यहां से दो बातें, या तो 1 - 2m = और 1 - 2m = -2m - 4। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये 4m आ गया -3, तो m आ गया कितना -3/4। और यहां कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या, वहां सिखाया था ना, यहां देखो एब्सर्ड आ रहा है, m कट रहा है, मतलब क्या है स्लोप इनफाइनाइट। समझ गए थे उस दिन, मतलब यहां पे इसका मतलब आप m के लिए ना सॉल्व करके 1/m के लिए सोचो, तो आपको 1/m क्या मिल जाएगा 0। तो यहां से आपको स्लोप क्या हो गया m इज इनफाइनाइट। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, इफ m इज इनफाइनाइट तो लाइन किस पैटर्न का होगा, स्लोप इनफाइनाइट मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस मतलब x = समथिंग। अब आप सोचो, मैं बोलूं, जरा सोचना, मैं बोलूं कि कोई लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसके इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा x = कुछ k, है ना। अब मान लो मैंने बोला उस पर एक पॉइंट है 10,7, तो जब आप x = k को 10,7 से पास कराओगे तो k की वैल्यू क्या मिलेगी 10 ही तो मिलेगी। नहीं समझ आए, तो किसी फ्लैट लाइन पे आपको एक भी पॉइंट मिल गया तो जो उस पॉइंट का क्या है, देखो सॉरी x = k ना, इस तरह का वर्टिकल लाइन पे आपको एक भी पॉइंट मिल गया तो इसका पैटर्न क्या है x = समथिंग, तो जो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, सॉरी एब्सिसा है, वही तो वैल्यू देगा। बिल्कुल ऐसा ही चीज किसके लिए, फ्लैट लाइन के लिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक बार समझाता हूं, जरा सोच के देखो, ये फिर मैं मिटा दूंगा। मान लो कोई लाइन है जो ऐसे पैरेलल टू y एक्सिस है, मान लो कोई लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर मान लो मैंने तुम्हें कहा कि इस पर एक पॉइंट है 4,10, तो बताओ तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई x = 4। सोचो क्यों, क्योंकि इस पे x हमेशा क्या रहना है फिक्स रहना है। इस लाइन के फॉर्मेट कैसा होगा x = k। अब कोई मुझे k बता दे तो इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराओ, तो कितना हो गया k = 4। अब मान लो मैं बोलूं क्या कि कोई लाइन है जो इस तरीके से है, ठीक है ना, और इस पर हमें यहां कोई पॉइंट दिख रहा है 10,3, तो अगर ऐसा लाइन है तो इसके फॉर्मेट ऑलवेज क्या होगा y = समथिंग।
अब y इक्वल टू समथिंग में मान लो y इक्वल टू k, तो जब इससे सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा, k इक्वल टू 3 तो आएगा। तो आप इस लाइन की इक्वेशन क्या बोलोगे, y इक्वल टू 3, है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको क्वेश्चन कह रहा था 2,3 से पास करना लाइन की इक्वेशन निकालने जो अंदर पोर्शन इंटरसेप्ट करे 2। तो आपको एक स्लोप कितना मिल गया, -3/4, दूसरा स्लोप क्या मिल गया, इनफाइनाइट। तो आप क्या बोलोगे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन, देयर आर टू पॉसिबिलिटी। एक जब स्लोप -3/4 ले रहे हो और पॉइंट क्या है अपने पास 2,3, तो आप क्या बोलोगे, y - 3 इक्वल्स टू -3/4 और x - 2। और दूसरी लाइन 2,3 से पास करना है और स्लोप है इनफाइनाइट। तो स्लोप इनफाइनाइट मतलब लाइन की फॉर्मेट क्या, स्लोप इनफाइनाइट मतलब लाइन की फॉर्मेट क्या, x इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल टू समथिंग। अब वो समथिंग, अब जैसे पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू समथिंग, तो समथिंग का काम कौन करेगा, 3 ही तो करेगा। तो दूसरी वाली लाइन हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे, सॉरी x इक्वल टू समथिंग, तो समथिंग का काम कौन करेगा 2। तो आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू, अरे बात समझ में, ठीक है ना। तो अपने को वो दो आंसर्स मिल गए, एक तो फर्स्ट वाला, अब यहाँ जो भी होगा वो तो प्रोसीड करके निकाल लेंगे। तो ये अपने दोनों आंसर्स हो गए। ये वाली बात एकदम क्लैरिटी आई, बोलो ना। और अगर यहाँ स्लोप 0 आ रहा होता तो हम सीधा ही बोल देते क्या, y इक्वल टू 3। स्लोप इनफाइनाइट आया तो हमने क्या बोल दिया, x इक्वल टू 2। स्लोप 0 आता तो क्या बोल देते, y इक्वल टू 3, ठीक है ना। चलो अब ये जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस सीखे है ना, इसको हम अप्लाई कर करके देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको कुछ और चीजें मैं बताता हूँ। एक काम करते रुको यहाँ पे, अब जरा देखो तो, मान लो मैंने आपको कहा कि कोई पैरेललोग्राम है, ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है और मैं इसको, इसके चारों साइड्स की इक्वेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा 2x - 3y + 4 = 0, 2x - 3y, रैंडम कुछ कुछ मान रहा हूं मैं, और -1 = 0, ठीक है। और इस वाली लाइन की इक्वेशन में मान लेता हूं, है ना, x + y + 2 = 0 और x + y - 4 = 0, ठीक है ना। एक ABCD एक पैरेललोग्राम है, चारों साइड्स की इक्वेशन हमें गिवन है। मैंने ध्यान रखा कि आमने सामने की साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है कि ABCD इज अ rhombus, ABCD इज अ rhombus, true/false, true/false, ABCD is a rhombus, true/false, ठीक है। तो अब आप सोचो, अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स देखे, पैरेललोग्राम पहचानने बोला तो काम आसान है। मान लो मैं यहां पैरेललोग्राम वर्ड यूज नहीं करता, है ना, या फिर यहां पे मैं लिखता ABCD इज अ पैरेललोग्राम, true/false, आप तुरंत बोलते सर ये तो है। ये इंटरेस्टिंग कैसे हो गया कि हम ये पता करें कि रोम्बस है कि नहीं। तो किस तरह के पैरेललोग्राम को रोम्बस बोलोगे आप, जिसके क्या क्या हो सकता है, या तो एडजेसेंट साइड सेम हो जाए, वैसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड सेम हो जाए वो क्या होता है, रोम्बस होता है, बोलो। या फिर वैसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाए वो रोम्बस होता है, नहीं। तो अब आप सोचो, इन दोनों में से किसी को भी अप्लाई करने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, समझ रहे हो, ठीक है ना। अब जैसे एडजेसेंट साइड्स बराबर है कि नहीं देखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, बोलो, ठीक है।
डायगोनल्स परपेंडिकुलर है कि नहीं उसके लिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी, चौथा भी निकालना पड़ेगा और तब जाके डायगोनल्स देखना पड़ेगा। हालांकि जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी होती जाएगी अच्छे रास्ते और खुलते जाएंगे, है ना। बट अभी फिलहाल हम जितना जानते हैं उससे इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे क्या होगा, है ना। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लेता हूं। मान लेते हैं कि ये है P1, है ना, और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख लेता हूं। मान लेते हैं ये है P2, ठीक है। अब आप सोचो अगर ये रोम्बस है तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स सेम होंगे। सोचो क्यों? क्योंकि एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, बराबर। तो जो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का मिल गया रास्ता, नहीं। तो अब यहां पर क्या होगा, आप तुरंत यहां पर P1 देखो, P1 कितना आया, तो 4 + 1 और अपॉन रूट के अंदर 4 + 9 कितना हो गया, 5/√13। P2 देखो कितना आया, तो 2 + 4 का मॉड और अपॉन 1 + 1 क्या हो गया, बराबर नहीं है। तो P1 नॉट इक्वल टू P2 इम्प्लाइज पैरेललोग्राम ABCD। अच्छा, पैरेललोग्राम को मैं ऐसे सिंबल में लिखा करूंगा, ठीक है ना। पैरेललोग्राम ABCD इज नॉट अ रोम्बस। एकदम सुपर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर एकदम। मतलब ये स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। आंसर हो गया अपने पास फॉल्स, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो जरा कि मैं मान लो एक पैरेललोग्राम, ये कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं मान लो एक पैरेललोग्राम लेता हूं, या ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, बात नहीं यहां पे हमने क्या सीखा, इसको इनफैक्ट हम नोट करके डाल लेंगे, क्या कि P1 = P2 implies पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। तो अब के बाद कोई पैरेललोग्राम रोम्बस है कि नहीं उसको देखने का ये सटीक तरीका हुआ, ठीक है। अब जरा एक और बात सुनो। अब मान लो मैंने आपको इसी फिगर में कहा होता कि जरा इस पैरेललोग्राम के एरिया बताओ, मैंने कहा होता कि जरा इस पैरेललोग्राम के एरिया बताओ, तो फिर टफ टास्क था। क्या होता, आपको चारों के चारों वर्टिसेस निकालने होते, और तब जाके बहुत से बहुत हम वो शॉर्टकट लगाते, या फिर दो ट्रायंगल में बांट के एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया का क्या हो जाता है, ट्वाइस। पैरेललोग्राम में ये भी होता है, डायगोनल दो बराबर एरियाज में बांटता है, ठीक है। तो अब हम दिमाग ये लगाना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि बिना वर्टिसेस सॉल्व किए, ध्यान दो, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि बिना वर्टिसेस सॉल्व किए हम इस पैरेललोग्राम के एरिया निकाल पाएं, ठीक है ना। तो अब जरा देखो यहां पे पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना, अरे होता है ना, बेस इंटू हाइट। अब जरा देखो तो ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये थीटा है। तो अब देखो तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इसको, इस पार्ट को क्या बोलूंगा, आज तक कोरस में आंसर नहीं आता है, जबकि बोला है प्रैक्टिस करो। किधर आ रहा है, परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज की ओर आ रहा है, कोसेक। बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है ये, और एक दिन 5 मिनट में वंस फॉर ऑल निपटाया जा सकता है। परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज की ओर आ रहा है, तो हम AD को क्या बोलेंगे, P1 कोसेक थीटा, ठीक है। और जो AD की लेंथ है वही BC की लेंथ, बोलो P1 कोसेक थीटा। और अब जरा इस पैरेललोग्राम के लिए देखो
तो ये अगर बेस का रोल प्ले करेगा तो ये हाइट का रोल प्ले करेगा, और इसी का कि उल्टा कि अगर हम ये बेस ले रहे हैं तो फिर ये हाइट, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सोचो तो जरा, मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया ABCD क्या बोल सकता हूं, एरिया ABCD बोल सकता हूं बेस इंटू हाइट, मतलब बेस BC और इंटू हाइट P2। बोलो, बेस BC इंटू हाइट P2। और आप देखो तो बेस BC आपने क्या निकाल रखा है, P1 कोसेक थीटा, है ना, और हाइट P2, है ना। तो देखो आपको यहां से एरिया ऑफ ABCD, मतलब पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का एक फॉर्मूला मिल गया, पैरेललोग्राम ABCD के एरिया का एक फॉर्मूला मिल गया, P1 इंटू P2 इंटू कोसेक थीटा या अपॉन साइन थीटा, दोनों में से कोई, और मॉड। ऑब्वियस ही बात है कोसेक थीटा तो पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ रहा। समझ रहे हो क्यों? वो थीटा तो क्या होगा, 0 से पाई तक में कुछ भी हो सकता है, तो 0 से पाई में तो साइन या कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो P1 P2 कोसेक थीटा, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब जरा सोचो तो, ये फॉर्मूला जान गए तो देखो आप इस पैरेललोग्राम के एरिया निकालना सीख गए बिना वर्टिसेस निकाले। कैसे? P1 पता ही है, बोलो, P2 पता ही है, और tan थीटा एंगल बिटवीन द लाइन से निकाल लिया। नहीं समझ आया? tan थीटा एंगल बिटवीन द लाइन से निकाल लिया, है ना, और tan थीटा मिल गया तो sin थीटा मिल गया, है ना, वहां फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब ये नोट्स, मतलब ये नोट लिखाते ही, मतलब नोट का पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, ये भी क्लियर हो गया। दो बातें यहां से क्लियर हुई कि किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस, अरे ध्यान दो, किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस है कि नहीं ये चेक करने का तरीका क्या हुआ, आप आमने सामने वाली पैरेलल साइड्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, अगर इक्वल है तो रोम्बस है, नहीं तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है ना। मतलब बहस क्या हो रही है, ये पैरेललोग्राम रोम्बस है कि नहीं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि आप इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस P1 P2 के थ्रू इस पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हो, इस पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हो। तो यहां से अब एक मजेदार बात बताता हूं कि अगर मान लो एक पैरेललोग्राम है, अगर मान लो एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें ये वाली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, ये वाली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ठीक है। और ये जो दोनों लाइंस हैं इनकी इक्वेशन, सॉरी m2 बोल रहा हूँ, स्लोप तो सेम ही रखेंगे ना, y इक्वल्स टू m1x प्लस c2, ठीक है ना। और ये वाली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू m2x प्लस t1 और y इक्वल्स टू m2x प्लस d2। मतलब आमने सामने वाले साइड्स के स्लोप्स हो गए m1 और m2, है ना। और ये mx प्लस c फॉर्मेट में देने का मतलब y पे इंटरसेप्ट, तो इन दोनों लाइंस की स्लोप m1, इसका y पे इंटरसेप्ट c1, इसका y पे इंटरसेप्ट c2, इन दोनों लाइंस की स्लोप m2, इसका y पे इंटरसेप्ट d2, इसका y पे इंटरसेप्ट d1, ठीक है ना। तो अब के बाद आपको इसके एरिया का एक शॉर्टकट होगा जो इसी से निकाला जाए, ठीक है ना। तो अब हमें उसको लर्न रखना है। तो देखो यहां पर क्या होगा, एरिया ABCD का एक फॉर्मूला आएगा, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, बोलो ना, मतलब आपको फिगर से क्या फील हो रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला होगा, अब एक बार हाथ के हाथ लर्न करो, कोई भी शॉर्टकट आया, अरे ध्यान दो, कंसंट्रेशन आज पुअर है तुम्हारा, नीचे मत देखो, कोई भी शॉर्टकट आया मतलब हाथ के हाथ वही लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर इस एरिया का शॉर्टकट आएगा C1 माइनस C2, मतलब इनको घटा दो, ठीक है।
D1 माइनस D2, और ये जो घटाया इनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर के अंदर m1 माइनस m2, जहां m1 m2 क्या है, इन साइड्स के स्लोप्स हैं, ठीक है ना। और यहां पर इसका मॉड है ना, लॉन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। अब देखो, मतलब ये तो सॉर्टेड आउट है अब तो, नहीं हम कोई भी पैरेललोग्राम के ऐसा निकालना चाह रहे हैं एरिया, ठीक है, तब तो मामला ही सॉर्टेड आउट है। क्या होगा जरा देखो, जैसे मान लो हम इसी पैरेललोग्राम को पकड़ लें, ठीक है ना, तो इसी पैरेललोग्राम को पकड़ ले, ये चलो कोई नहीं, नया बना लेते हैं कुछ, ठीक है ना। देखो जैसे मुझे, मैंने कहा एक पैरेललोग्राम है ABCD, कुछ कुछ लाइंस की इक्वेशन मान लेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और इसको ले लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर हमें अगर इसका एरिया चाहिए, एरिया ABCD, ठीक है ना, तो अगर हमारे पास ये शॉर्टकट नहीं होता तो कैसे निकालते, ठीक है ना। तो अभी जो सिखाया, क्या P1 निकालो, P2 निकालो, शॉर्टकट नहीं होता तो वो भी करके दिखाता हूं। तो मान लो अगर ये P1 है और अगर ये, सॉरी, ये P2 है, ठीक है ना। तो जरा देखो तो यहां P1 क्या आएगा, 5 1 6 अपॉन √2, शॉर्ट में करूं, समझ रहे हैं आप तो, ठीक है ना। और P2 क्या होगा, P2 हो जाएगा 4 2 6 अपॉन √5, बोलो, ठीक है। और tan थीटा तो निकालना बहुत आसान है, बताओ इसका स्लोप आप क्या बोल दोगे, फर्स्ट वाले का स्लोप -2 और इसका -1, तो देखो tan थीटा क्या बोलोगे, m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2, बोलो, है ना। तो ऊपर क्या हो गया, ये हो गया -2 + 1 यानी कि 1, और नीचे क्या हो गया 1 + 2 यानी कि 3, समझ रहे हैं क्या सब लोग, 1/3, ये तो निकला tan थीटा। तो हम एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं P1 P2 और कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो गया 6/√2 6/√5 और कोसेक थीटा, PBH टेक्निक लगा दो। तो PBH टेक्निक लगाओगे तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया अपने पास tan थीटा हो गया P/B, तो हमें क्या चाहिए H/P, तो H/P का मतलब क्या हो गया √10 और नीचे P, H/P, तो H/P हो गया अपने पास 1। व्हाट इज द आंसर, 36, ठीक है। अब देखो ये तब जब हमारे पास शॉर्टकट नहीं है, लेकिन शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट है तो शॉर्टकट की शर्त क्या है, y = mx + c पे लाइन को ले आओ, बोलो ना। तो शॉर्टकट की जो शर्त है पहले उसको पूरा करते हैं। देखो अब शॉर्टकट लगाना चाह रहे हैं, तो इसको y = mx + c पर करोगे तो ये है ऐसा, बोलो, और ये है y = -x + 5, है ना। और ये है अपने पास y = +2 और ये है y = -2x - 4, बोलो, है ना, ठीक है। तो अब हम यहां पर इसी एरिया को उस शॉर्टकट से अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, मॉड के अंदर C1 - C2, बोलो,
तो C1 बोलो 5, C2 बोलो -1, तो C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2, तो D1 माइनस D2 मतलब 2 और -4 और अपॉन M1 माइनस M2, तो M1 अपने पास -1 और माइनस M2 मतलब -2। क्लैरिटी है ना? तो यहां से देखो ये अपने पास क्या आ गया, ऊपर तो हो गया ये अपने पास 6 इंटू 6 और नीचे 1। व्हाट इज द आंसर? ठीक है ना? तो अब बेटर क्या है? शॉर्टकट। क्यों इतना दिमाग लगा? क्लैरिटी? तो ये स्लाइड ने हमें क्या सिखाया? ये स्लाइड ने हमें सिखाया कि पैरेललोग्राम के साइड्स की इक्वेशन गिवन है। तो अब अरे ढंग से बैठो, नींद काटने और लग जाते हैं। पैरेललोग्राम के साइड्स की इक्वेशन गिवन है, तो हम ये चेक करना सीख गए कि वो रोम्बस है कि नहीं, है ना? और हम उस पैरेललोग्राम के एरिया भी निकालना सीख गए। और मजेदार क्या है कि हमें कोई वर्टिसेस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हर वो तरीका जो वर्टिसेस सॉल्व करने से बचाए वो हमेशा बेहतर होगा। ठीक है, चलो अब एक्चुअली हम अभी कर क्या रहे थे पता है? हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस पढ़ रहे थे, जिसमें से अगर आप रिकॉल कर पाओ तो हमने शुरुआत करी पॉइंट स्लो फॉर्म से, फिर हमने देखा 2 पॉइंट फॉर्म, फिर हमने देखा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर हमने देखा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये 5वां फॉर्म आ रहा है जिसके हेडिंग है नॉर्मल फॉर्म। तो ये नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए वो सारी तैयारी हम कर रहे थे जो कि है। ठीक है, अब देखो तो नॉर्मल फॉर्म में क्या क्या पता होगा। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में आपको पता होगा, मैं लिखता हूं पहले, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन such that length of perpendicular या ऐसे करो, such that OP be the या such that P be the foot of perpendicular, यहाँ क्या फिगर बना रखा है? M, चलो M be the foot of perpendicular, be the foot of perpendicular drawn from origin O and OP equals to and OM equals to, मतलब O से ओरिजिन पर डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब ओरिजिन से लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ दे रखा है P। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि OM इक्वल्स टू P और एंगल, ये जो एंगल है मतलब ये लेंथ मैं कह रहा हूं P और ये वाले एंगल को मैं कह रहा हूं अल्फा, मतलब OM इक्वल्स टू P ऑल्सो alpha is the angle which OM makes, alpha is the angle which OM makes with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। ठीक है, अब देखो तो इसमें क्या क्या पता है हमें इस वाले फॉर्मेट में, कि फिर से ये एक बार मिटाता हूं। एक लाइन है जिसके ओरिजिन पे डाले गए, ओरिजिन से लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ बोल रहा है P, है ना? और ये जो OM सेगमेंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
ओ एम सेगमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, ठीक है ना। तो जरा सोच के देखो तो अल्फा क्या क्या पॉसिबल है, मतलब कहां से कहां तक पॉसिबल, ठीक है ना। तो अभी देखो फिलहाल अल्फा आपको कैसा दिख रहा है, एक अक्यूट एंगल। ध्यान दो, अगर मान लो ये लाइन ऐसे चलती तो ये अब अल्फा खींच के यहां आ जाता तो क्या हो जाता, ऑब्ट्यूस। बोलो, फिर अगर ये लाइन आप कुछ ऐसी चला देते तो फिर आप परपेंडिकुलर डालते ओ एम, और फिर वो अल्फा कुछ ऐसा, है ना। या फिर अगर आपकी लाइन कुछ ऐसे चलती, ब्लू वाली, ठीक है ना, तो फिर आप परपेंडिकुलर डालते तो अल्फा हमेशा, चूंकि आप ऐसे मेजर कर रहे हो, है ना, तो ये, ठीक है, मतलब ऑलवेज कैसे मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो आपको अल्फा क्या फील हुआ, जीरो क्लोज्ड से लेकर 2 पाई ओपन, जीरो क्लोज से लेकर 2 पाई ओपन। तो आपको यहां पर पहली बात तो ये फील हो गई कि हियर अपना जो ये अल्फा है ये जीरो क्लोज से 2 पाई ओपन है, और चूंकि P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है P कुछ पॉजिटिव चीज है, चूंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो अगर हम ये P और अल्फा के टर्म में लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो हम कहते हैं कि वो फॉर्मेट है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो अब जरा देखो तो हम चाह रहे हैं कि ये इक्वेशन लिखें, तो अब देखना जरा, मान लो ये A है, ये B है, ठीक है। अब जरा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो आपको अल्फा के रेफरेंस में ये बेस है, बोलो, और ये हाइपोटेन्यूस है ना। तो बेस से हाइपोटेन्यूस की ओर आ रहे हो तो सेक, ठीक है ना। तो आप इस वाली लेंथ को यहां इस फिगर के हिसाब से क्या बोल पा रहे हो, P सेक अल्फा, है ना, ठीक है। इसका मतलब A के कोऑर्डिनेट्स आप क्या बोल पा रहे हो, P सेक अल्फा कॉमा 0, है ना। अब फिर जरा देखो, ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, और ये 90 है तो ये हो गया अल्फा, ठीक है। अब जरा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो अल्फा के रेफरेंस में अगर देखो तो ये आपको परपेंडिकुलर पता है, और परपेंडिकुलर से हम हाइपोटेन्यूस की ओर जाना चाह रहे हैं, तो परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूस की ओर जाना चाह रहे हैं तो कोसेक। तो आप मजे से यहां पे इसको बोल पाए P कोसेक अल्फा, P कोसेक अल्फा, और उस बेसिस पर आप B के कोऑर्डिनेट्स क्या कह पाए, 0 P कोसेक अल्फा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपको x और y पे इंटरसेप्ट पता है ना, तो आप मजे से कह सकते हो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी क्या बोलोगे, x अपॉन P सेक अल्फा प्लस y अपॉन P कोसेक अल्फा इक्वल्स टू 1, x अपॉन P सेक अल्फा प्लस y अपॉन P कोसेक अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो यहां से एक फॉर्मेट आ रहा है, 1 बाई सेक अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, 1 बाई कोसेक अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो ये आपको वो फॉर्मेट आ रहा है जो लॉन रखना है। फॉर्मेट बना x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू P, जहां हम P के लिए क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव है, और अल्फा के लिए क्या कह रहे हैं, क्लोज 0 से 2 पाई ओपन, जहां अल्फा क्या है, OM पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है उसको बोल रहे हैं हम अल्फा, ठीक है। तो अब यहां पे अब एक बार रिकॉल करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां m होता था स्लोप, c होता था y पे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था,
x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, जहां a और b क्या होते थे, लाइंस के x इंटरसेप्ट और y, लाइंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तीसरी बात यहां क्या आई, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मेट हुआ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, जहां p क्या है, ओरिजिन से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। और वो जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल दे रहा है वो है अपना अल्फा। हाँ, अल्फा सुना ध्यान से, अल्फा 0 से 90 के बीच है, मतलब लाइन ने एक्स और वाई दोनों पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रखा होगा, जो कि ये फिगर है। अगर अल्फा 90 से 180 के बीच है, मतलब लाइन ऐसा फॉर्मेट का होगा, मतलब y पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट, x पे नेगेटिव इंटरसेप्ट। अगर दोनों पे नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, मतलब अल्फा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होगा। और अगर y पे नेगेटिव इंटरसेप्ट और x पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो अल्फा 270 डिग्री से 360 डिग्री के अंदर कहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ये जब क्लैरिटी हो गई तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, ये जब क्लैरिटी हो गई तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब ये कैसे किया जाए, ठीक है ना, कैसे हम इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो अब जरा देखना, अगर हमें इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में ले जाना है तो हमें ध्यान किस बात का रखना है कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो अगर cos अल्फा है तो y के साथ का कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए sin अल्फा, और राइट साइड जो टर्म है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अगर हम ये तीन बातें यहां इस लाइन में श्योर कर पाए तो समझो काम अपना हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, इसका एक रास्ता चुनते हैं। क्या, मैं यहां पर क्या करूंगा, इसके कांस्टेंट वाले पार्ट को उधर भेज दूंगा, ठीक है ना। और जरा देखो तो x का कोफिशिएंट क्या है यहां 3, y का कोफिशिएंट क्या है यहां। अब मैं यहां एक रफ वर्क कर रहा हूं, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। देखो सॉल्व होके ये क्या आया 5। तो जरा सोच के देखो, अगर मैं ये 5 की प्लस वैल्यू को यहां और यहां डिवाइड कर दूं या माइनस वैल्यू को यहां और यहां डिवाइड कर दूं, तो देखो यहां पीबीएच टेक्निक काम कर रहा है। मतलब एक तरीके से मैं ये अज्यूम कर रहा हूं, ऐसा करने का मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सुनो कि ये दोनों p और b का रोल प्ले कर रहे हैं और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो h होगा। और साइन थीटा हम क्या जानते हैं, p बाई एच, कॉस थीटा हम क्या जानते हैं, b बाई एच। तो इस टेक्निक से ये तो तय हो जाएगा कि x का कोफिशिएंट अगर cos अल्फा है तो y का कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली sin अल्फा हो जाएगा, क्योंकि pbh ही तो आप यूज कर रहे हैं। या फिर अगर x का sin अल्फा है तो y का क्या हो जाएगा, cos अल्फा। हाँ, अब दूसरी बात का भी ध्यान रखना है कि भाई राइट साइड एक पॉजिटिव चीज क्रिएट हो, है ना। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप यहां पर एक 5 से डिवाइड करते या -5 से डिवाइड करते, दोनों ही केस में यहां पीबीएच लागू हो गया, है ना। और हमें एक दूसरी बात का ध्यान रखना है कि भाई जो p हो वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो अब यहां से वो तरीका आएगा कि अगर यहां कोई नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो आप ये जो भी आया इसके माइनस से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो अपने आप राइट साइड पॉजिटिव हो गया। और अगर इस गोले में कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो आप वहां जो था पॉजिटिव आया था उसी से डिवाइड करो, है ना। तो अब बताओ यहां पर 5 आया है तो मैं 5 से डिवाइड करूं कि -5 से, -5 से। तो देखो इसको डिवाइड करने का क्या फायदा हुआ, -3/5 इंटू एक्स, -3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू वाई, है ना। और राइट साइड क्या हो गया 12/5। अब देखो दोनों बातें ट्रू हो रही है ना।
क्या? अच्छा, यहां तो तय था कि एक जगह अगर कॉस आएगा तो दूसरा साइन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या रूल फॉलो किया? पीबीएच का, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि हेयर कॉस एल्फा की जगह कौन है? -3/5। साइन एल्फा की जगह कौन है? 4/5। और पी की जगह कौन है? 12/5। तो देखो आपने इसका नॉर्मल फॉर्म यहां, ये अपना आंसर होगा, ठीक है ना। और देखो कॉस एल्फा नेगेटिव आएगा, साइन एल्फा पॉजिटिव आएगा, ये मुझे पहले से पता था। बताता हूं क्यों। क्योंकि आप देखो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। y को 0 करो, x क्या आ रहा है? नेगेटिव। और x को 0 करके देखो y क्या आ रहा है? पॉजिटिव। मतलब आपको लाइन का फॉर्मेट ये है ना। तो लाइन का फॉर्मेट ये है, तो एल्फा कौन से घर में गया? सेकेंड। 90 डिग्री से 180 डिग्री। और सेकेंड घर किसका होता है? साइन का। तो ऑब्वियस ही बात है वहां कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो आपको अगर देखा जाए तो ये लाइन का एक रफ आइडिया यहां साइड में बना हुआ है, जहां मुझे पता था कि अल्फा कहां से कहां तक में लाई कर रहा है? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। तो यहां से हमने किसी भी लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं वो देख लिया, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच perpendicular from origin is inclined with positive x axis at 60 डिग्री। ठीक है, अब सुना, पहले इस लाइन को हम क्रैक करते हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्लाइंड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट 60 डिग्री। तो अब देखो यहां इसने ये तो बता दिया कि वो जो ओरिजिन से डाल रहा है परपेंडिकुलर, उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है 60 डिग्री, लेकिन इसने सेंस तो बताया ही नहीं कि वो एंगल का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो आपके माइंड में तुरंत ये दो फिगर आ जाने चाहिए। बोलो हाय ना। कितने लोग के आ गया था? एक बार फील करो कैसे, क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन on which perpendicular from origin is inclined with positive x axis at 60 degree। अब जरा देखो तो यहां पर ये फर्स्ट फिगर में this angle is 60 डिग्री, सेकेंड फिगर में this angle is 60 डिग्री, है ना। क्यों? क्योंकि वहां उसने ये तो मेंशन ही नहीं किया कि सेंस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ऑप्शन खुले, बोलो, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसके साथ इसने दे रखा है कि एंड दिस लाइन फॉर्म्स अ ट्रायंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट्स। मतलब ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है? ध्यान दो, इसका एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो मैं यहां से अगर इसको बोलूंगा P, है ना, तो ये हो गया P सेक 60 डिग्री, बोलो। और ये वाला पार्ट हो गया P, अभी जस्ट हमने यूज करा भी था, P कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, बोलो, ठीक है। और अब हम इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब आप यहां से लिख सकते हो हाफ इंटू बेस हो गया P सेक 60 डिग्री, है ना, और इंटू P कोसेक 60 डिग्री। और ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है? 54√3। तो यहां से अगर देखा जाए तो अपने पास क्या आ गया? हाफ इंटू पी स्क्वायर, हाफ इंटू पी स्क्वायर, और सेक 60 डिग्री मतलब कितना हो गया? 2, बोलो, है ना, और इंटू दूसरा वाला हो गया 2/√3 और इधर 54√3, ठीक है ना। तो देखो यहां से क्या आ गया? तो देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो तो यहां से अपने पास क्या आ गया?
2 तो एक कट गया और इधर 27 और 27 इंटू 3 है ना। इसका मतलब P कितना आ गया 9। बोलो अब P 9 आ गया तो देखो आपको फर्स्ट लाइन की इक्वेशन पता है, और अगर देखा जाए तो फिर जो दूसरी लाइन भी बनेगी, चूंकि एरिया तो वही है ना, तो वैल्यूज तो वही रिपीट हो गई, बस एंगल यहां बदल गया, ध्यान दो, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, जरा देखो तो इस वाली लाइन की इक्वेशन हम क्या बोल पाएंगे, x cos 60 डिग्री प्लस y x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। बोलो ना, तो x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इक्वल्स टू 9। खत्म है, ठीक है ना। तो यहां से आप इस लाइन की इक्वेशन जो भी होगा वो लिख लोगे, है ना। और ये वाले लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, तो P तो यहां भी वही रहेगा, अगर फिगर की सिमेट्री समझते हैं तो P तो यहां भी वही रहेगा, समझ रहे हो क्या, है ना। तो P यहां भी वही रहेगा, बस एंगल कितना हो गया 300 डिग्री, नहीं तो यहां पर इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या बोलोगे, x cos 300 डिग्री प्लस y sin 300 डिग्री इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो मतलब हमें देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइंस फर्स्ट वाली क्या बनी cos 60 डिग्री, तो x/2 और प्लस √3 y/2 इक्वल्स टू 9, और दूसरी वाली क्या हो जाएगी, तो x/2 और माइनस √3 y/2 इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब हम किस में एंटर कर रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूं, यहां से सब हटा देता हूं एक बार, समझने में और आसानी होगी। देखो अब पैरामेट्रिक फॉर्म और डिस्टेंस फॉर्म में क्या हो रहा है, हाँ देखो पैरामेट्रिक फॉर्म या डिस्टेंस फॉर्म की जब बात होगी, है ना, तो इसमें क्या है, यहां पे आपको दो बातें पता है। अरे ध्यान दो, एक तो आपको लाइन के इंक्लिनेशन मतलब स्लोप पता है, ठीक है ना, थीटा, और इस लाइन पर एक पॉइंट ए पता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है। अब आपको एक टास्क मैंने यहां दिया कि भाई ये जो लाइन है आपको इसकी स्लोप क्या दिख रही है, tan थीटा, क्योंकि इंक्लिनेशन थीटा है, तो आपको इसकी स्लोप क्या दिख रही है, tan थीटा। तो मैंने आपको यहां एक टास्क दिया, अरे ध्यान दो, कि आप यहां से r डिस्टेंस अवे, मतलब r डिस्टेंस ऊपर और r डिस्टेंस नीचे, ये पॉइंट्स हैं B और C, तो आप B और C के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, ये मैंने आपको टास्क दिया, ठीक है ना। तो जरा देखो तो यहां क्या हुआ, मैंने यहां पर क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, मतलब A से परपेंडिकुलर गिराया, C से परपेंडिकुलर गिराया, B से परपेंडिकुलर गिराया x एक्सिस पे, है ना, और फिर A से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया और C से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है। अब जरा देखना तो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं मजे से कहूंगा कि ये एंगल भी और ये एंगल भी थीटा है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो यहां पर फिर आप इस लेंथ को क्या बोलोगे और इस लेंथ को क्या बोलोगे, r sin थीटा। बिल्कुल उसी तरीके से पीछे इधर r cos थीटा, इधर r sin थीटा। बात समझे क्या? मतलब अगर आपको b के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो x1 में कितना जुड़ जाएगा, r cos थीटा। बोलो ना, इतना ही तो बढ़ गया, है ना। और ऑर्डिनेट में कितना बढ़ेगा, ये
तो आपको यहां पर b के कोऑर्डिनेट्स दिख गए क्या, x1 प्लस आर कॉस थीटा है ना, कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे ही c के कोऑर्डिनेट्स में बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, पीछे आ रहे हो है ना, क्या हो जाएगा x1 माइनस आर कॉस थीटा और y1 माइनस आर साइन थीटा, है ना। तो अब यहां से ये बहुत काम की चीज है, सुना क्या, किसी लाइन पर एक पॉइंट है x1 y1 और उससे r डिस्टेंस अवे हमें कोई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, है ना। पता है इसकी समरी, रुको मैं लिखता हूं। मतलब हमने पता है यहां से क्या सीखा कि मैं कह रहा हूं कि एक लाइन है, मान लो ये, ठीक है ना, इस पर एक पॉइंट है a x1 y1, ठीक है ना, और इस लाइन के स्लोप है tan थीटा। तो आप यहां से r डिस्टेंस अवे, अरे नींद मत काट, ध्यान दे, यहां से r डिस्टेंस अवे। अच्छा, अगर हमने एक्सेस पे फिगर बना रखा था तो वहां मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा था ऊपर नीचे। अगर ये रफ डायग्राम बना है तो आपको ऊपर नीचे का यहां कोई सेंस है, ये तो रफ डायग्राम बना हुआ है। तो यहां हम क्या बोल रहे हैं, r डिस्टेंस अवे, a पॉइंट से r डिस्टेंस अवे अगर हमें पॉइंट्स लिखने हैं तो देखो वो हो गया किसी, अब जब ये रफ ट्रेसिंग है ना, तो आप इधर वाले के लिए अगर प्लस ले रहे हो तो इधर वाले के लिए माइनस, और अगर इधर वाले के लिए माइनस ले रहे हो तो इधर वाले के लिए प्लस। हाँ, एक बार एग्जैक्ट ट्रेसिंग में तो हमें पता होगा किसके लिए प्लस ले, किसके लिए माइनस। ऊपर उठ रहे होगे तो प्लस, नीचे आ रहे होगे तो माइनस, ठीक है ना। तो यहां पर आपने समरी क्या बनाई कि अगर इस लाइन के स्लोप है tan थीटा, अगर इस लाइन के स्लोप है tan थीटा, स्लोप है tan थीटा, तो हम a से r डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स हैं b और c, तो इनमें से किसी एक का कोऑर्डिनेट प्लस के साथ लिख लेते हैं, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, और दूसरे का फिर माइनस के साथ x1 माइनस आर कॉस थीटा, y1 माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो अपनी समरी बनी, ये देखो इसके एकदम मैजिकल इफेक्ट है जैसे जैसे अडॉप्ट करते जाएंगे, फोकस रहना एकदम। अब इसको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है ना। देखो यहां एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट a 1, -1/4 बी अ पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब ये एक लाइन है अपनी 3x + 4y - 2 = 0, और इस पर एक पॉइंट है 1, -1/4। अब कह रहा है क्या, फाइंड अ पॉइंट b ऑन दिस लाइन सच दैट AB = 7, ठीक है। अब मान लो मैं ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं सिखाता आपको, तो ये कैसे होता। तो आप सबसे पहले b को कुछ मानते अल्फा, बीटा, और अल्फा बीटा इस लाइन में कराते सेटिस्फाई, ठीक है ना। और फिर अल्फा बीटा की a से डिस्टेंस को करते 7, है ना। फिर आप एक 2 डिग्री की इक्वेशन में जाते और फिर रूट्स निकालते। अब ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ लाइंस के कोफिशिएंट गंदे हो जाएंगे या कोऑर्डिनेट्स बड़े हो जाएंगे तो आपकी ये सॉल्विंग को बहुत बेकार कर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अभी इस वाले कॉन्सेप्ट की समझ रखते हो तो आपके सीधा आंसर लिखोगे। सबसे पहले तो क्या दिखा, कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 अवे, क्योंकि जस्ट क्या बोल रहा है AB 7 है ना। तो आप देखो यहां पर सीधा सीधा हम पहले तो tan थीटा पहचानेंगे। तो tan थीटा यहां कितना हुआ, -3/4। अब तो tan थीटा से हम sin थीटा लिख लेते हैं। sin थीटा कितना हो गया, 3/5। अब सुनो, नहीं माइनस नहीं, थीटा इंक्लिनेशन है ना, तो इंक्लिनेशन 0 से 180 डिग्री ही तो होता है, ठीक है ना। तो अगर tan थीटा नेगेटिव है मतलब थीटा ऑब्ट्यूस है, तो ऑब्ट्यूस है तो साइन तो होगा पॉजिटिव लेकिन कॉस होगा नेगेटिव, बोलो ना, ठीक है। तो साइन थीटा तो आ गया 3/5, कॉस थीटा आ गया -4/5,
और x1 y1 का रोल कौन प्ले कर रहे हैं? 1 और -1/4। अब देखो मैं एक लाइन में सीधा आंसर लिखता हूं और डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है? 7। तो आप देखो एक आंसर लिखेंगे 1 + 7 × cos थीटा, बोलो, कॉमा -1/4 + 7 × sin थीटा। क्या फॉर्मूला बना? x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। और दूसरा बस प्लस की जगह क्या लिख दोगे? माइनस। तो 1 - 7 × -4/5, -1/4 और -7 × 3/5। अब देखो ये सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है? अरे ध्यान दो, ये सिंप्लीफाई होके कितना आ रहा है? तो +5 और -28, -23/5 है ना। और यहां पर ये कितना आ रहा है? तो -5, ठीक है ना, -5 और +84, नहीं तो 84 - 5 हो गया 79। तो 79/20, ठीक है। और ये वाला क्या आ गया? देखो तो ये आ गया अपने पास 5 और प्लस कितना? 28, 33/5 और कॉमा ये कितना आ गया? ये आ गया अपने पास -5 और -84, -89। तो -89/20। अब देखो आंसर का फॉर्मेट कितना गंदा है ना। तो ये फॉर्मेट क्या बता रहा है? अगर आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करोगे हालत बिगड़ जाएगी। और सोचो वो तब है जब इतने छोटे छोटे कोफिशिएंट्स हैं। अब इस 3x + 4y - 2 की जगह देखो मैं लाइन लिख दूं 23x, है ना, +34y और -1 = देखो गंदा हो गया। तो इस मेथड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अपने को आंसर्स क्या क्या मिले? एक तो मिला ये और दूसरा मिला। तो इस मेथड की खास बात क्या है? हम सीधा आंसर्स लिख पा रहे। हाँ लेकिन क्या है, आप दोनों कब ले रहे हो? जब सेंस वैसा बन रहा है। हाँ अगर दोनों में से किसी एक को पूछा क्वेश्चन ने तो फिर पकड़ना पड़ेगा एग्जैक्ट ट्रेसिंग से कि हम प्लस साइन का इस्तेमाल करें कि, क्योंकि प्लस क्या करेगा? बढ़ाएगा, माइनस क्या करेगा? घटाएगा। तो अब के बाद यहां से ध्यान दो, किसी भी लाइन पर किसी पॉइंट से किसी डिस्टेंस पर पॉइंट लिखना है तो इसके अलावा दूसरा कोई थॉट आना ही नहीं चाहिए। तो इसने आपको क्या किया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से बचा लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से इसी का एक और फॉर्मेट जो हमने सीखा ना, इसी का एक और फॉर्मेट देखो क्या मैंने कहा, बहुत ध्यान से समझना। और फिर हमें यह समझना होगा कि आखिर हम दो अलग अलग फॉर्मेट क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट है अपने पास A हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और जिसका स्लोप है tan थीटा। सुनना ध्यान से, मैं इस लाइन पर, अच्छा एक किसी पॉइंट को मानने में कितने अननोन्स की जरूरत पड़ती है? 2, एब्सिसा और ऑर्डिनल, ठीक है ना। तो मैं अगर कहूं कि किसी लाइन पर किसी पॉइंट को एक अननोन में मानो, है ना, तो अगर मैंने अभी कुछ नहीं सिखाया होता तो भी आप ये काम कर सकते हो। पता है, जैसे मान लो मैं इस लाइन पर बोलूं कि एक पॉइंट को एक अननोन में मानो, आप पता है क्या करोगे? x को अल्फा डाल दोगे, y निकाल लोगे। नहीं समझा? x को कुछ अल्फा डाल दिया, y निकाल लिया, या y को कुछ अल्फा डाल दिया, x निकाल लिया, है ना। तो इसको बोलते हैं कि आपने लाइन पर पॉइंट को एक अननोन में मान लिया। हम इस टेक्निक का भी आगे अच्छे क्वेश्चन में फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। यहां भी आपको एक तरीका मिल रहा है जिसके थ्रू आप इस तरह की लाइन पर पॉइंट को एक अननोन में मान पाओगे। अब वो तो आप यहां भी मान रहे थे, तो दोनों में फर्क ये होगा कि वहां जो आप अल्फा मानते,
जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ, कई लोग ऐसे हाँ किए हुए हैं, ध्यान दो केयरफुली। एक्स अल्फा रखो और वाई निकालो, तो एक्स अल्फा रख के वाई निकालोगे, देखो तो कितना होगा, 3 अल्फा माइनस 2/4। इसको बोलते हैं कि हमने पॉइंट को एक अननोन में मान लिया। लेकिन यहां जो हमने एक अननोन में माना, उसमें वो जो अननोन है अल्फा, अरे इधर देख, वो जो अननोन है अल्फा, उसकी कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं है, है ना। अब जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, अब जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, उसमें आप इस पर लाई करने वाले किसी पॉइंट P को एक अननोन में मान पाओगे। और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वो जो अननोन आप दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पे गायब हो गया। अरे क्या, सॉरी, समझ नहीं आएगा फिर तुम्हें। देखो मैंने क्या कहा, यहां पर ये जो मेथड सीखेंगे, इससे हमें इस वाली लाइन पर, कौन सी लाइन, विच इज पासिंग थ्रू ax1 y1 एंड हैविंग स्लोप tan थीटा, तो आप इस पर एक पॉइंट P को, इधर देखना, पर उसको बोल रहा, फोकस्ड हो। अच्छा पता है, देखो फोकस, फिर से बोलता हूं, हमें इस लाइन पर किसी पॉइंट को एक अननोन में मानना है। तो एक अभी आपको अल्फा वाली बात बताई, सिंपल, एक्स को अल्फा रख दो, वाई निकाल दो, या वाई को अल्फा रख दो, एक्स निकाल दो, आप एक अननोन में वो पॉइंट मान लिए, ठीक है। ये वाली टेक्निक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि आप यहां अननोन एक ही रखोगे, लेकिन उस अननोन की एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगी, ठीक है ना। तो जरा देखो, मैं यहां पे आपको कहता हूं, इस पॉइंट P को आप ऑलवेज मान सकते हो x1 प्लस आर कॉस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है ना। अब कहोगे ये तो सर आपने वही कॉपी मार दिया, नया क्या है ना। तो ऊपर जो r था वो डिस्टेंस था, यहां जो मेरा r है वो पैरामीटर है। पैरामीटर मतलब विच कैन टेक एनी वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सब, जिसको हम आर्बिट्ररी भी कई बार बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां आपका r वो प्रॉपर डिस्टेंस के फॉर्मेट में यूज हो रहा था, यहां ये r आपका आर्बिट्ररी के फॉर्मेट में यूज हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही यूज किया हमने, है ना। तो जरा देखो, पहले हम यहां पे आते हैं। अब अगर आप इसकी समझ रखते हो तो जरा बताओ तो, A पॉइंट से 5 डिस्टेंस ऊपर जाना होगा, तो हम +5 उतना कर रहे हैं, मतलब +5 cos थीटा +5 sin थीटा। और वही अगर 5 डिस्टेंस नीचे आना होगा तो, है ना। तो मैंने यहां पर जो लिख रखा है उसमें प्लस माइनस का लफड़ा खत्म है। मतलब पता है, अगर हम इस r को 5 लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली उससे 5 ऊपर मिल गया, कोई फॉर्मूला तो वही यूज किया। और अगर हम r यहां -5 लेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 नीचे मिल गया। मतलब पता है ये हमें क्या सिखा रहा है, कि हर वैल्यू ऑफ r हमें इस लाइन पर एक पॉइंट दे रहा है, कुछ भी r लें, चाहे पॉजिटिव लें चाहे नेगेटिव लें, या जीरो लें। इनफैक्ट जीरो लोगे तो क्या मिल जाएगा, खुद है ना। तो हर वैल्यू ऑफ r आपको, अरे ध्यान दे, इस लाइन पर एक पॉइंट दे रहा है, जिसकी खास बात क्या होगी कि वो पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से मॉड r डिस्टेंस पर होगा। कितने लोगों को एकदम सुपर क्लैरिटी आई। फिर से बोलता हूं, सुनो। जैसे सोचो ना, अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूले में अगर मैं r को ले लूं 3, तो आपको इस फिगर के हिसाब से a से 3 यूनिट ऊपर एक पॉइंट मिल चुका है। मैं r को ले लूं यहां -2, तो a से 2 यूनिट नीचे पॉइंट मिल चुका है। मैं r को ले लूं 700,
तो ए से 700 ऊपर पॉइंट मिल चुका है। मैं आर को ले लूं -1000, तो ए से आपको -1000 डिस्टेंस पे नीचे पॉइंट मिल चुका है। तो यही तो ये फील दे रहा है कि हर आर की वैल्यू हमें उस लाइन पर एक पॉइंट दे रही है। पॉजिटिव मतलब स्लोप के बढ़ते पार्ट पे, है ना, मतलब सेंस बढ़ता हुआ, नेगेटिव मतलब सेंस घटता हुआ। ठीक है, तो अब यहां पर इसकी समरी रखते हैं कि, है ना, यहां पर हम इस लाइन पर एक पॉइंट P लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। ऑलवेज हियर R इज अ, मतलब चलो मैं प्रॉपर लैंग्वेज लिख देता हूं। लेट अ लाइन L passes through a x1 y1 and have slope tan theta, then px1 plus r cos theta plus comma y1 plus r sin theta will always lie on this line where mod r equals to क्या, p का a से डिस्टेंस, mod r equals to ap, mod r equals to ap, और क्या, each value of r ब्रैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव और इनफैक्ट जीरो will give us, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो will give us a point on this line, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट, इस चीज को जो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है ना, इसमें से ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्म, क्योंकि वहां प्रॉपर हम डिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, क्योंकि यहां आर किस चीज का काम कर रहा है, पैरामीटर का, वेयर आर इज द पैरामीटर, समझ रहे हो ना, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, वेयर आर इज द पैरामीटर, such that mod r equals to ap, बातें मत कर, mod r equals to ap, ठीक है। प्लस वैल्यू मिले, माइनस वैल्यू मिले, है ना, हर आर के लिए हमें यहां एक पॉइंट इस लाइन पे मिल रहा है। अब ये जो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ में आए, है ना, अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं। तो अच्छा, यहां से एक और बात सोचो, यहां से एक ऑब्जर्वेशन सोचो, ये P किस पर चल रहा है, लाइन पर, R बदलते जाएंगे P मूव होता जाएगा, बोलो। तो अगर देखा जाए तो ये वेरिएबल एब्सिसा का रोल प्ले कर रहा है और ये वेरिएबल ऑर्डिनेट का रोल प्ले कर रहा है, जो अपना x और y है। तो आप ये भी तो साथ के साथ कह सकते हो कि हेयर x का काम कौन कर रहा है, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y का काम कौन कर रहा है, y1 प्लस आर साइन थीटा, और मेन वेरिएबल यहाँ कौन है, r, जो xy को मूव करा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो एक लुक आता है इसका, जिसको कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन कहते हैं। जरा देखना तो, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा कितना आएगा, r, इसी को हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा और इक्वल्स टू r। ये जो फॉर्मेट है ना, इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन,
अब मेरी बात सुनो, कभी भी इस फॉर्म का इस्तेमाल लाइन की इक्वेशन को लिखने में नहीं होगा। इसकी जरूरत ही तब पड़ेगी जब आपको लाइन पर लाई करने वाले किसी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का जिक्र हो रहा है। तो ये चूंकि इंपॉर्टेंट है तो हम इसको अभी खूब सारे क्वेश्चन से सीखेंगे, आज तो थोड़ा बहुत, नेक्स्ट क्लास में मेनली ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास मिस ना हो। और यहां से अब एक लाइन में बोलना शुरू कर रहा हूं कि हमें ऑलवेज क्वेश्चन पढ़ के अगर फील आ रहा है कि दो लाइंस को सॉल्व करना है ना, तो हमें ऑलवेज ये कोशिश करनी चाहिए कि ये अवॉइड हो जाए। इट डजंट मीन कि कसम खा लिया कि नहीं सॉल्व करेंगे, ज़रूरत तो पड़ेगी, बट वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे गौर करो, अभी आज हमने वैसी चीज़ें की, पैरेललोग्राम को डील किया जिसमें हमें एक भी वर्टेक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने उसका एरिया भी देख लिया और ये भी पता करना सीख गए कि वो रोम्बस है कि नहीं, है ना। तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड सॉल्विंग टू लाइंस। डजंट मीन कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, करते आए हम, ठीक है ना। दूसरा, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसका ये मतलब थोड़े कि 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और डिस्टेंस चाहिए, हम कह रहे नहीं सर ने मना किया। सर ने मना नहीं किया है, सर ने अच्छे क्वेश्चंस में उसके थॉट को लेस प्रायोरिटी पे रखने का। तो बचाता कौन है? तो टेक्निक्स, है ना। तो आज से हमारी ये टेक्निक्स की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे 2 क्लास 3 क्लास होगी आपको पकड़ में आने लगे, अच्छा ठीक है यहाँ तो ऐसे बच गए, नहीं तो अननेसेसरी लेंदी जाता। क्योंकि होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हमेशा ये इश्यू होगा कि रास्ता अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस पर हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके ये दोनों चीज़ों से बचाने में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल है। अब चलो, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 12,14 फ्रॉम द लाइन 17x + 19y - 37 = 0 मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है ना। तो देखो, एक लाइन मैंने यहां पे लिख रखा है 17x + 19y और -37 = 0 और पॉइंट है अपना 12,14। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस चाहिए। अगर कुछ नहीं बोलता तो क्या ट्रीट होता? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ऐसा नहीं कहा इसने कहा इस पॉइंट से इस लाइन की हमें डिस्टेंस चाहिए विच इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब जरा देखो तो इस लाइन की स्लोप कितनी? -5/12, है ना। तो इसका मतलब अगर आप A से इस लाइन की डिस्टेंस चाह रहे हो मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, तो आपको ये AB की लेंथ चाहिए, जहां आपको इसका स्लोप क्या पता है? -5/12, ठीक है ना, -5/12, ठीक है। अब मैं मान लो कि ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया है मैंने, और तब आपको अगर ये क्वेश्चन आता तो 30 सेकेंड पॉज लेता हूं, सोचो कैसे। जो नॉर्मल तरीका दिखता वो क्या दिखता कि ठीक है इसकी इक्वेशन लिख लो पॉइंट स्लोप फॉर्म में। नहीं, कितने लोगों के थॉट आए? क्यों, बाकियों को क्यों नहीं आया? भाई पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो AB की इक्वेशन आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? AB की इक्वेशन आ जाएगी और ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये लाइन की गिवन है, दोनों को कर लेंगे सॉल्व। क्या मिलेगा? B। और जब B मिल गया तो A पता है, तो यहां से यहां तक का क्या निकाल लेंगे? डिस्टेंस, है ना। तो गौर करो, जिन दो चीजों से मैं बचने कह रहा हूं वो दोनों काम आपने यहां कर लिया, है ना। और आप देखो यहां पे अब कोफिशिएंट्स हो गए हैं सुपर टाइप के गंदे। बोलो, सोचो ना, जैसे आप इस लाइन की इक्वेशन क्या मानोगे? इससे पैरेलल मानना चाह रहे हो तो 5x + 12y + λ = 0। अब कोई मुझे लैम्डा बता दे तो उसको किससे सेटिस्फाई कराओगे? 12,14 से। फिर ये लाइन की इक्वेशन आई, फिर दोनों को सॉल्व करो मेहनत से, ऊपर से फिर उसके बाद एक और टास्क है डिस्टेंस फार्मूला का, है ना। और अब देखो हम इसको कैसे निपटाएंगे, बहुत ध्यान से। अब अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म की समझ रखते हैं, है ना, तो मैं यहां क्या करूंगा
मैं यहां पर केयरफुल रहना, मैं यहां पर tan थीटा बोलूंगा -5/12, ठीक है, और इसको ट्रीट कर लूंगा वो फिक्स्ड लाइन। और अब आप सोचो, इस लाइन पर कहीं भी मैं एक पॉइंट मान सकता हूं x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है ना, जहां मॉड आर का सेंस क्या होगा, इस फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैं तुरंत यहां पर इस वाले कॉन्सेप्ट से मैं मान लूंगा लेट बी को मानूंगा 12 प्लस आर कॉस थीटा और 14 प्लस आर साइन थीटा। पहले हम मान सकते हैं कि नहीं सकते हैं, यही तो हमने यहां सीखा ये रेड वाले पार्ट में, बोलो है ना, अरे बोलो ना, हाँ रिस्पॉन्स तो सही से, ठीक है ना, नहीं समझ रहे तो वो भी बोलो, क्योंकि ये तो क्या है, टूल अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपने ये बी मान लिया, तो ये आर एक आर्बिट्ररी वैल्यू है, आर बदलते जाएंगे तो इस पर हमें पॉइंट मिलता जाता है। अब हमें पर्टिकुलर बी वाला चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको यहां इस आर की एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग दिख रही है क्या, कि जैसे ही आप आर का मॉड लगाओगे तो आपको, जैसे ही आप आर का मॉड लगाओगे तो आपको बी का उस फिक्स पॉइंट से क्या दिख जाएगा, डिस्टेंस। तो आप यहां पे मॉड आर को क्या बोल रहे हो, बी ए ही तो बोल रहे हो, और आपको चाहिए क्या, बी ए। अब जरा देखो तो बी जो अपना पॉइंट है वो इस लाइन पर है क्या, कितने लोग बात समझ चुके हो। अब कितना भी डंडा मतलब डेटा से तो इसका कोई मतलब रहा ही नहीं, आप सीधा उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कराओ, आर निकाल लो, उस पर क्या लगा दो, मॉड, सीधा आपको डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अब हम कहेंगे कि नाउ बी विल सेटिस्फाई, इसको अगर 1 बोले तो नाउ बात नहीं, बी विल सेटिस्फाई 1, बी विल सेटिस्फाई 1। तो अब इसको डालो वहां, तो अच्छा tan थीटा अगर -5/12 है तो तुरंत यहां पे निकाल लेते हैं, sin थीटा क्या हो गया 5/13, है ना। अब बात नहीं, और cos थीटा क्या हो गया -12/13, ठीक है ना। तो अब इस b को वहां सेटिस्फाई करा दो, तो क्या हो गया 17 इंटू, अरे बात मत करो, 17 इंटू 12 और माइनस r इंटू 12/13 प्लस 19 इंटू वाई का रखोगे तो 14 प्लस r इंटू कितना 5/13, ठीक है 5/13 और -37 इक्वल्स टू, अब बस यहां से r निकालेंगे, मॉड लगाएंगे, ए बी का आंसर आ गया। इसी में देखो इतना कैलकुलेशन आ रहा था, उसमें तो और बुरा कैलकुलेशन आएगा। कौन सा बोलो, सबसे पहले ए से परपेंडिकुलर था तो उससे एच फाइंड करते और स्लोप दे स्लोप दे रखा है तो अरे कैसे, उसके लिए फिर हमें ये वापस एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना होता, नहीं तो थीटा निकालना होता। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो एकदम गारंटी है, ठीक है ना। अब जैसे देखो ना, वहां तो फिर भी तुम्हें कुछ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ये देखो क्या कह रहा है, a line passing through a fixed point ax1 y1 and having slope tan theta intersects the line ax plus by plus c equals 0 at p, find the length of ap, है ना। आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहां अगर ये मेथड नहीं होता तो हालत बिगड़ जाती, क्योंकि आर्बिट्ररी वैल्यूज है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, आपको ax1 y1 पता है और इस लाइन की स्लोप क्या पता है, tan थीटा। आपको ap चाहिए, नहीं तो AP चाहिए तो P को क्या मान लो, क्या x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन। बस ध्यान क्या रखना है, ये जो अपने पास पैरामीटर है R, जैसे ही हम इसका मॉड लेंगे तो हमें इस P पॉइंट का इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस मिल जाएगा, यही इसमें मेन ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मॉड R ही अपना एक्चुअली क्या है, PA है, ठीक है ना। तो अब तो बस क्या करना है, इस पॉइंट को ले जाके इसमें रख देना है,
तो इस पॉइंट को जैसे ही ले जाके इसमें रखोगे तो क्या हो गया, a इंटू x1 प्लस आर कॉस थीटा प्लस b इंटू y1 प्लस आर साइन थीटा और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये क्या आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस c और प्लस r और a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू 0, है ना। तो देयरफॉर pa अगर चाहिए तो देखो यहाँ r निकल चुका है, उसमें क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे। तो चलो मैं स्टेप निकल करता है, एक बार को r लिख देते हैं। तो यहाँ से r क्या आया अपने पास, r आया माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c और अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा, नहीं। तो देयरफॉर pa इक्वल्स टू हो गया मॉड r और मतलब आया कितना, तो मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c और नीचे मॉड ऑफ a cos थीटा प्लस, देखो ना फॉर्मूला कुछ वैसा ही बन गया। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। आ रही बात समझे, ठीक है। अब देखो, अब दोनों फॉर्मेट हम सीख चुके हैं, है ना। तो अब यहां से जनरल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्रिस्टल क्लियर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो डिस्टेंस फॉर्म, दूसरा पैरामीट्रिक फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म वही थॉट आएगा जहां क्लियर है कि हाँ यहां इससे इतना डिस्टेंस आगे पीछे। इसी का उल्टा अगर डिस्टेंस फाइंड करने आया तो फिर पैरामीट्रिक फॉर्म। कितने लोगों को ये फर्क समझ आ गया, है ना। डिस्टेंस फाइंड करने आया मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म, डिस्टेंस दिया हुआ है मतलब डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है। अब देखो कितना रिजॉल्व हो गया। देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर वेयर ए दे रखा है 0,-1, सी दे रखा है 3,3 और अपने से पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि इसको ये नहीं पढ़े होते तो सोचो कैसे करते, ठीक है ना। तो अब आप सोचो ये नहीं पढ़े होते तो कैसे करते, आपको खूब मेहनत करनी पड़ती। क्या आप पहले b के कुछ कोऑर्डिनेट्स मानते, α1 β1, फिर d के कुछ कोऑर्डिनेट्स मानते, α2 β2, फिर दिमाग लगाते क्या क्या दिमाग लगाते, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते, फिर इनके बीच का डिस्टेंस इक्वेट करते, खूब सारी मेहनत करके तब जाके आपका आंसर आता, ठीक है ना। अब अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म की समझ रखते हो तो देखो मैं यहां क्या करूंगा। सबसे पहले तो E अगर AC का मिड पॉइंट है तो BD का भी मिड पॉइंट है और इसको मैं R मान लेता हूं, डिस्टेंस, ठीक है ना। अब यहां पर या एक काम करो, R की जरूरत भी नहीं है, आप तो सीधा सबसे पहला काम एक तो E के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो E के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, मिड पॉइंट फॉर्मूला 3/2, 1 ये आ गए E के कोऑर्डिनेट्स। और आप निकालो AC की लेंथ। AC की लेंथ कितनी आ रही है, AC की लेंथ आ रही है अपने पास 9 + 16, कितना आया 5। और अगर AC 5 है तो BD भी 5 है, बोलो। और BD 5 है तो आपको BE और DE कितना मिला, क्या फीलिंग आई, E पॉइंट से 5/2 डिस्टेंस अवे, पॉइंट्स को लिखना। तो अब पहला टारगेट क्या, BD का स्लोप। BD के स्लोप से ही हमें कौन मिलेगा, tan थीटा, नहीं। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पे स्लोप ऑफ AC देखते हैं। स्लोप ऑफ AC क्या आ गया, 3 + 1/3 - 0, कितना आ गया 4/3। तो अब यहां से हम देयरफॉर स्लोप ऑफ BD क्या बोल देंगे, -3/4 और इसी को क्या मान लिया, tan, ठीक है। और अब हम वो कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं B और D, ठीक है ना। क्या होगा, तो अब लिखते हैं, जरा गौर करना, x1
अच्छा tan थीटा है तो तुरंत यहाँ cos थीटा sin थीटा निकाल लो। cos थीटा कितना बोलोगे? -4/5। sin थीटा बोलोगे? अच्छा अगर ये नेगेटिव ना आके पॉजिटिव आता तो फिर दोनों पॉजिटिव होते। मान लो यहाँ -3/4 ना होके 3/4 होता तो क्या कहते है ना, दोनों प्लस, ठीक है ना। तो अब देखो मैं सीधा वो वर्टिसेस के आंसर लिख रहा हूँ, क्या होगा तो गौर करना, x1 यानी कि 3/2 प्लस r मतलब 5/2 cos थीटा, है ना, कॉमा 1 प्लस 5/2 और 3/5, है कि नहीं ये। और दूसरा वाला जो आंसर आएगा वो सेम कॉपी मार लेते हैं और बस प्लस की जगह माइनस, है ना। तो देखो यहां से हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले वो क्या मिले, तो 3/2 और यहां से क्या आ गया 5 5 कट के -2, तो 3/2 -2 हो गया अपने पास -1/3, अरे सॉरी, ठीक है 3/2 और -2 तो -4 + 3 -1/2, और दूसरा क्या आ गया 5 5 कट के 1 + 3/2 यानी कि 5/2, है ना। और यहाँ से देखो तो ये आ गया अपने पास 3/2 और +2 7/2, है ना। और ये क्या आ गया तो 1 - 3/2 यानी कि तो हमें स्क्वायर की दोनों वर्टिसेस मिल चुके हैं, ठीक है ना। चलो इसको कंटिन्यूड रखते हैं।